नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो है वो प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास पे, और उसके बाद एक वीडियो मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के ऊपर भी डाली थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का जो आर्थिक इतिहास है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही जो आर्थिक परिवर्तन हुए भारत के जो आर्थिक ढांचे में, वो चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, भू राजस्व व्यवस्था हो, तो बहुत सारी बातें हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आजकल NEP या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो एक MA में पेपर भी रखा गया है, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। तो ये न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अभी तो जो MA के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं आजकल MCQ में होती हैं। तो इसलिए MCQ में या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं तो उनका उत्तर कैसे दिया जाए, तो राजनीतिक इतिहास वगैरह में तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन आर्थिक इतिहास में इसमें थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसी के संबंध में कुछ टिप्स आपको दिए हैं। अभी मैंने 1840 ईस्वी के आसपास तक का पीरियड लिया है, 1750 से आप कह सकते हैं कि यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के आसपास से और फिर उसके बाद इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं आगे की चर्चा करूंगा, अर्थात 1840 से 1947 तक की। तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पे कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिस पर कि प्रभाव न पड़ा हो ब्रिटिश शासन का, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव था। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जिस दशा में थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। तो इन्हीं की चर्चा हम लोग कुछ बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बिंदु जिन पे हमें चर्चा करनी है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि प्री ब्रिटिश इंडियन इकॉनमी, रूरल इकॉनमी, अर्बन इकॉनमी, ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थियरी and tools of British economy, stages of mercantilism and capitalism, drain of wealth, land revenue system during British period, commercialization of agriculture, deindustrialization and its impact on society, British famine policy, rise of urban economic centers during British period, important industries, textile, iron and steel, etc. Development of railways and its impact, development of communication, posts and telegraphs। तो ये वो विषय हैं जो आर्थिक इतिहास से संबंधित हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी, शहरी अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार और जो वित्तीय संस्थाएं थे वो किस तरह से काम करती थी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और उपकरण जो थे वो क्या थे, जैसे व्यापारिकता, आप पूंजीवाद के चरण थे, विभिन्न चरण थे। ब्रिटिश काल के दौरान धन का निष्कासन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। भू राजस्व प्रणाली, कृषि का व्यवसायीकरण,
भी औद्योगिकरण और समाज पर इसका प्रभाव, ब्रिटिश अकाल नीति, ब्रिटिश काल के दौरान शहरी आर्थिक केंद्रों का उदय, महत्वपूर्ण उद्योग जो उस समय विकसित हो रहे थे, कपड़ा, लोहा, इस्पात, रेलवे का विकास, उसका प्रभाव, संचार का विकास, और जैसे डाक और तार व्यवस्था इत्यादि। तो इन्हीं के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी को आर्थिक विकास की दृष्टि से इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार अंधकार पूर्ण युग या डार्क एज मानते हैं। उनका ये कहना था कि जो पुरानी जो संस्थाएं थी वो उस तरह से कार्य नहीं कर रही थी जिस तरह से उनको कार्य करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि एक जो मुगल काल के दौरान जो विकास देखा गया था अब उसका पतन हो रहा था, तो इसलिए इन लोगों ने उसको जो है डार्क एज माना है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे दूसरे इतिहासकार हैं, जैसे आंद्रे विंक हैं, मुजफ्फर आलम है, सीए बेली हैं, तो ये लोग 18वीं शताब्दी को अंधकार पूर्ण युग नहीं मानते हैं। इनका ये कहना है कि ठीक है, पुराना जैसे आप प्रचार सुनते हैं ना टीवी में कभी कभी कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, ठीक है, कुछ पुराने नगरों का पतन हो रहा था, पुरानी संस्थाओं का पतन हो रहा था, लेकिन उनकी जगह पे नई संस्थाएं जन्म ले रही थी, नए प्रकार का उद्योग व्यापार बढ़ रहा था, साथ ही साथ जो है नए नए नगर स्थापित हो रहे थे। तो इन लोगों का ये मानना है। ब्रिटेन का शासन भारत को ब्रिटेन के उद्योगों हेतु कच्चा माल की आपूर्ति का साधन मात्र मानता था। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश था। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति होने के उपरांत अतिरिक्त उत्पादन को कहाँ खपाया जाए उसके लिए बाजारों की आवश्यकता थी। साथ ही साथ चूंकि औद्योगिक क्रांति का कारण तकनीकी क्रांति थी, अब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता था तो ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। तो इसलिए ब्रिटेन के लिए ये आवश्यक था कि वो अपने उपनिवेशों से कच्चा माल की आपूर्ति ब्रिटेन के उद्योगों के लिए करे और साथ ही साथ अपना जो तैयार माल है उसको वहाँ पर खपाए। तो भारत ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश था, इसलिए उसने इस तरह की नीतियाँ अपनाई कि भारत में जो ब्रिटिश माल है, ब्रिटिश सामान है, उसकी मांग बढ़े। और उसके लिए ये आवश्यक था कि भारत में की जो अर्थव्यवस्था थी उसको नष्ट किया जाए, उसको चौपट किया जाए, तभी यहाँ पे उनकी मांग बढ़ेगी, उनका बाजार बनेगा और यहाँ से जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन ले जाया जाए और इस तरह की नीतियाँ यहाँ पे अपनाई जाएं कि कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उपलब्ध हो सके, तैयार हो सके। तो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना का श्रेय ब्रिटिशर्स को ही है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप आर्थिक व्यवस्था को लागू किया। अब जैसे आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति आई, अब बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों वगैरह के जो मालिक होते थे वो पूंजीपति होते थे और उत्पादन के साधनों के ऊपर उनका अधिकार होता था। उनकी मिलों में, कारखानों में बहुत सारे लोग काम करते थे और उनको वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से पूंजीवाद के सिद्धांत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पूंजीवाद जो है वो कई देशों में यूरोप के फैल गया और वहाँ से होते हुए ये एशिया के देशों में भी आया। तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के साथ ही किसानों का अंग्रेजों के द्वारा शोषण प्रारंभ हो गया। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पूंजीवाद के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद पे, सब पे आपको, समाजवाद, सब पे उसमें वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई क्योंकि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था
और उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो संयुक्त सेनाएं थीं बंगाल के नवाब की और अवध के नवाब की और मुग़ल बादशाह वगैरह की, उनको पराजित कर दिया था। तो यहीं से अगर देखा जाए तो कायदे से किसानों का शोषण अंग्रेज़ों द्वारा सिस्टमेटिक रूप से प्रारंभ हुआ। मित्रों, कंपनी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे सीधे शासन नहीं करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को लगान वसूली का काम सौंपा और पीड़ित किसान खेत छोड़कर जाने लगे, खेती छोड़ के जाने लगे। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि अब लगान की नीलामी होने लगी, यानी जो ज़्यादा पैसा देने का वादा करेगा उसको लगान वसूलने का काम दे दिया जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो इसमें जो बेचारा पिस रहा था वो किसान था, क्योंकि ऊंची बोली लगाने वाले जो ठेकेदार थे वो अंग्रेज़ों को तो देंगे ही जितना उन्होंने देने का वादा किया था ब्रिटिशर्स को या कंपनी को, लेकिन साथ ही साथ वो अपने लिए भी वसूलेंगे। तो इस तरह से किसान के पास कुछ बचता नहीं था। किसान जो था उसके पास इतना भी नहीं बचता था कि वो अपना जीवन यापन कर सके अनाज से, तो इसलिए वो खेत छोड़कर जाने लगे। कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में स्वयं यह स्वीकार किया था कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा की आधी भूमि कृषि के अभाव में जंगल हो गई है। तो जंगल तो होना ही था, क्योंकि कृषि में जब कोई फायदा नहीं था, देखिए कोई भी काम किया जाता है तो लाभ के लिए किया जाता। फिर कृषि तो सदियों से भारत में होती आई थी, आजीविका का वो महत्वपूर्ण साधन था, साथ ही साथ राज्य की आमदनी का भी कृषि महत्वपूर्ण साधन था। इसलिए जो पुराने राजे महाराजे होते थे और बाद में मुगलों के समय में भी जो बादशाह वगैरह होते थे, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो किसानों का ध्यान रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कृषि से ही उनको सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी, और साथ ही साथ अगर किसान जिंदा नहीं रहेंगे तो राज्य की आमदनी भी समाप्त हो जाएगी। अगर किसान खेती छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी आर्थिक रूप से, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि ही था। तो इसलिए कॉर्नवालिस के समय में, जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि चूँकि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई, इजारेदारी प्रथा शुरू हो गई, लगान ठेके पे दिए जाने लगे, तो किसान ज़मीन छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि शोषण जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था। 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को दिल्ली के मुगल बादशाह फर्रुखसियर से व्यापार संबंधी विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने जमकर दुरुपयोग किया। अब ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखसियर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया था, तो कंपनी का एक डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया, तो फिर उसने जो है उनको व्यापार संबंधी कुछ विशेषाधिकार दे दिए, और तो अंग्रेज लोग जो थे उस विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते थे। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था, क्योंकि यानी 1750 ईस्वी तक लगभग आप समझिए, क्योंकि यूरोप में भारतीय सूती व रेशमी वस्त्र, कच्चा रेशम, शोरा, ढाका का मलमल, मसाले, टिन, शीशा, तांबा, पारा आदि की भारी मांग थी। अब जैसे आप देखिए, कंपनी जब आई थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, तो 1600 ईस्वी से लेकर के लगभग 150 साल तक जो है व्यापार हमेशा भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारतीयों को उनसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उनके अंदर गजब का धैर्य था। वो इतने समय तक इंतजार करते रहे भारत के कमज़ोर होने का, क्योंकि उस समय ताकतवर बादशाह थे, ताकतवर बादशाहों के कारण मुगलों में उनकी दाल नहीं गलती थी। लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो उनको अवसर मिला, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि घटते पानी में मछली मारने का अवसर प्राप्त हो गया। तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें जो थी वो निर्यात की जाती थी यहाँ से, और उनकी विदेशों में भारी मांग थी, खास करके ब्रिटेन वगैरह में।
18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापारियों का 74% आयात शुद्ध सोने या चांदी में होता था। तो इससे आप समझ सकते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड ने भारतीय माल को अपने यहाँ अधिक मात्रा में आने से रोकने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाए और आयात कर बढ़ा दिया। जैसे आजकल ट्रंप साहब बढ़ा रहे हैं, आप देखिए। तो जब तक अंग्रेज कंपनी सत्ता में नहीं आई तब तक अंग्रेज व्यापारी भारतीय माल को दूसरे देशों में ले जाकर बेचते रहे और लाभ कमाते रहे। इससे भारतीय हथकरघा उद्योग के विकास को मदद मिली। समझ गए ना आप? यानी कि जब तक सत्ता में नहीं है, यानी कि प्लासी के युद्ध के पहले से आप समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में नहीं थी। धीरे धीरे फिर उनका प्रभाव बढ़ने लगा सत्ता पे। पहले उन्होंने कठपुतली सरकार बिठाई मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह को, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने शासन का सूत्र अपने हाथों में लेना शुरू किया। तो इस तरह से जब तक उनका शासन नहीं था तब तक भारतीय व्यापारी जो है वो माल को जगह जगह कई देशों में ले जाते थे और लाभ कमाते थे। तो भारतीय जो हथकरघा उद्योग था वो काफ़ी विकसित था और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मध्यकाल में भी पढ़ते हैं, प्राचीन काल में भी पढ़ते हैं। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में विजय ने अंग्रेजों को सत्ता का स्वाद चखाया ही, साथ ही साथ भारत की आर्थिक लूट का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। तो इस तरह से प्लासी की लड़ाई के बाद आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ा। अब वो अपनी शर्तों पे बातें करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारत की आर्थिक लूट का जो अध्याय था वो यहीं से प्रारंभ होता है। क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और उन्हें भारत के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र का स्वामी बना दिया। आप जानते हैं प्लासी के युद्ध के समय क्लाइव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनुमानतः 1757 ईस्वी के बाद अगले 7 वर्षों में कठपुतली नवाबों मीर जाफर और मीर कासिम ने अंग्रेजों को 50 लाख पाउंड स्टर्लिंग की रकम भेंट की। अब आप देखिए, उन्होंने उनको नवाब तो बनाया ही, लेकिन नवाब बनाने के साथ ही साथ वो उनको ब्लैकमेल करते थे, हमेशा उनसे पैसे की डिमांड करते रहते थे। और यही कारण था कि जब एक नवाब उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सका तो उसको हटा के दूसरे को बिठा दिया, उसके दामाद को, फिर वो भी पूरी नहीं कर पाया। तो नतीजा उसका ये हुआ बक्सर का युद्ध। तो इस तरह से उस समय बंगाल का जम के शोषण हो रहा था। प्लासी की लड़ाई से पहले अंग्रेज भारत में सोना चांदी लाते थे, क्योंकि भारत जो चीज़ें निर्यात करता था उसका जो भुगतान है वो सोने चांदी में मांगता था। परंतु अब इसका उल्टा हो गया, भारत का सोना चांदी बाहर जाने लगा और वारेन हेस्टिंग्स के अनुमान के अनुसार 1780 में 40 लाख पाउंड का सोना इंग्लैंड भेजा गया। अब आप यहाँ आंकड़े देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं सहज ही, उस समय ये बहुत बड़ी रकम होती थी। 1761 से 1771 ईस्वी तक कंपनी ने भारतीय रियासतों को सैनिक सेवा प्रदान करने के नाम पर 11,90,000 पाउंड कमाए। अब जैसे आप देखते हैं, आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, सहायक संधियां कर ली और राज्यों से उनकी सुरक्षा के नाम पे अपनी एक सेना उनके यहाँ उन्हीं के खर्चे पर रखी। उस सेना का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए तो उतना नहीं होता था जितना कि साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, 11,90,000 पाउंड कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय हथकरघा उद्योग को अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा नष्ट कर दिया। बुनकरों के लिए लागत निकालना भी कठिन हो गया और वो बड़ी संख्या में अपना व्यवसाय छोड़ने लगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत में अगर अपने माल को खपाना है, यहाँ से कच्चा माल ले जाना है, तो यहाँ के हथकरघा उद्योग जो था उसको नष्ट करना जरूरी था। तो इसलिए ब्रिटिशों ने अपनी आर्थिक नीति इस तरह से बनाई कि धीरे धीरे जो हथकरघा उद्योग वाले थे वो
उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो है वो बेकार हो गए, बहुत सारे कारीगर बेकार हो गए, बहुत सारों ने खेती वगैरह करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी कोई लाभ नहीं था और महाजनों के चंगुल में वो फंसते गए। धीरे धीरे उनका घर द्वार सब कुछ बिक गया। तो इस तरह से बहुत ही संगठित तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय हथकरघा उद्योग को अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा नष्ट कर दिया। इंग्लैंड में हुई तकनीकी क्रांति, जिसकी अभी मैंने पहले चर्चा की, और उसके उपरांत औद्योगिक क्रांति ने 1788 ईस्वी तक इंग्लैंड को विदेशी मंडियों में भारत के मुकाबले अधिक सुदृढ़ कर दिया और धीरे धीरे भारतीय कपड़ों के लिए विदेशी मंडियों का द्वार बंद हो गया। मतलब एक समय ऐसा था कि बहुत कपड़ा यहाँ से जाता था। भारत का जो सूती वस्त्र था वो बहुत ही प्रसिद्ध था और उसके लिए तो विदेशों में उसकी बड़ी डिमांड रहती थी। यहाँ तक कहा जाता था कि विदेशों में किसी के यहाँ चादर बिछी है तो वो भी भारत का बना हुआ होता था, अगर पर्दे टंगे हैं तो वो भी भारत का बना हुआ होता था, जेब में रुमाल मिलता था तो वो भी भारत से बना हुआ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय कपड़ों के लिए विदेशी मंडियों का द्वार बंद हो गया 1788 ईस्वी तक। किसानों से लगान की मांग की दर में भी कंपनी सरकार निरंतर वृद्धि करती रही और उपज के 1/3 के स्थान पर 1/2 लगान मांगा गया, जिससे किसानों पर अत्यधिक बोझ बढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 के बजाय आधा लगान के रूप में लिया जाने लगा। तो इस तरह से ये जो विदेशी थे वो भारत के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे जैसे कि A.R. देसाई लिखते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में उन्हीं देशों के पूंजीवादी वर्गों ने सामंती अर्थव्यवस्था के बदले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की। अब वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में भी स्थापित की जा रही थी। तो अब लगान अगर नहीं चुका पाते थे किसान तो ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। ज़्यादा बोली बोलने वाले उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन पैसा था इसलिए ज़मीन खरीद लेते थे। तो नतीजा ये हुआ, ऐसे लोग जो थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हो गए और अपने कारिंदों के जरिए वो और अत्याचार करते थे किसानों पे। किसान स्थानीय बनियों और साहूकारों के कर्जदार बन गए और कर्ज न चुका पाने पर साहूकार उनकी ज़मीन व मकान आदि पर अधिकार कर लेते थे। यानी उनका भाई खाता ऐसा होता था साहूकारों का जिसमें ब्याज कभी ख़त्म ही नहीं होता था। कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब काश्त छोटी हो जाएगी तो उपज भी कम होगा, काश्त बड़ी रहेगी तो उपज ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। किसानों के शोषण का एक कारण सरकार और किसानों के बीच बिचौलियों का होना भी था। तो बहुत सारे जो बिचौलिए थे वो ज़्यादा शोषण करते थे किसानों का। महामारी और अकाल भी किसानों के लिए विपत्ति का कारण थे। सरकार की राहत नीतियों के अभाव में लाखों की संख्या में किसान अकाल के दौरान मर जाते थे। अब जैसे आप देखिए बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े उस समय, लेकिन अंग्रेज सरकार जो थी या ब्रिटिश आप कह लीजिए कंपनी सरकार जो थी वो किसानों को राहत नहीं देती थी अकाल के दौरान। उस समय भी उनसे वसूली करती थी। तो कितने किसान जो थे वो भूख से, बीमारी से मर गए और उनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं थी, लाखों थी। आप ऐसे ऐसे अकालों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख किसान मर गए। रैयतवारी व्यवस्था 1920 में ये जो भू राजस्व नीतियाँ अपनाई उन्होंने, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। रैयतवारी व्यवस्था 1920 में सर थॉमस मनरो ने मद्रास और बम्बई में बिना किसी बिचौलिए के किसानों के साथ की। सीधे सीधे रैयतों से उन्होंने एक समझौता किया। इससे किसानों की एकता भंग हुई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण बढ़ा।
स्थायी बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट, बड़े धूमधाम से इसको लागू किया गया था। कॉर्नवालिस को भेजा गया था भारत में कि चूंकि रेवेन्यू घट रहा है, जो भारत से आने वाला धन है वो घट रहा है, तो जाके कुछ ऐसा उपाय करो कि धन बराबर आता रहे, भारी भारी मात्रा में आता रहे। तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया। पुराने जो बंदोबस्त थे, जो 5 साल का बंदोबस्त या 1 साल का बंदोबस्त था, उन सबको समाप्त करके अंत में काफ़ी मशक्क़त के बाद स्थायी बंदोबस्त ज़मींदारों के साथ किया गया, किसानों के साथ नहीं, ज़मींदारों के साथ किया गया। तो आप मेरी वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त पे, उसमें आपको पूरी जानकारी इस पर मिल जाएगी। तो रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों और सरकार के मध्य संबंधों को मजबूत किया। महालवारी व्यवस्था जो थी वो एक व्यवस्था इस तरह की थी जो पूरे गांव या महाल के साथ इसमें अनुबंध किया जाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी कुल उपज का 1/3 या 1/3 भूनकर वसूलती थी। तो रैयतवारी व्यवस्था के कारण बहुत से किसान महाजनों के पंजे में फंस गए। माहलवारी व्यवस्था की सबसे बुरी बात यह थी कि गांव के नंबरदार व अन्य बड़े लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था जो उसका दुरुपयोग करते थे। तो आप रैयतवारी व्यवस्था वगैरह पे मेरी वीडियो देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ हम आपको MCQ के हिसाब से बता रहे हैं। इसी तरह नीलामी जो कर दी जाती थी जमींदारियों की, अब जैसे आप देखिए स्थायी व्यवस्था अपनाई गई, तो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इसमें एक निश्चित तिथि को जमींदार को जो रेवेन्यू किया, जो भू राजस्व की राशि थी, वो सरकार के खजाने में जमा करना पड़ता था। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, उनकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। तो नीलामी व्यवस्था ने बंगाल के पुराने जमींदारों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो पुराने जमींदार थे उनका किसानों के साथ कुछ मधुर संबंध भी थे। वो जानते थे कि इन किसानों के जरिए ही हम अमीर बने हैं, इन्हीं के कारण हम जमींदार कहलाते हैं, यही हमें रेवेन्यू देते हैं। तो इसलिए जब कभी प्राकृतिक आपदा वगैरह आती थी, बाढ़ आ गया, सूखा आ गई, या फसल नष्ट हो गई किसी कारण से, बीमारी लग गई, तब वो किसानों की मदद किया करते थे। लेकिन अब वो जमींदार समाप्त होने लगे। अब नए जमींदार आ गए जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, जो कलकत्ता वगैरह में रहते थे और उनके कारिंदे खेती बाड़ी का काम देखते थे और बहुत अधिक जुल्म करते थे किसानों पे। तो कृषि के पतन के लिए अत्यधिक भू राजस्व, नए जमींदारों का उदय तथा उप सामंतवाद का उदय इत्यादि जो थे वो जिम्मेदार थे। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक रहा है। और तो इस प्रकार जो है हम ये देखते हैं कि कुछ इस तरह की नीति लागू की ब्रिटिशर्स ने कि सरकार, जमींदार, साहूकार, जो स्थानीय बनिए थे, बिचौलिए आदि थे, सभी मिलकर के किसानों का शोषण करते थे। और महामारी और अकाल ने उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था, जिनमें लाखों की संख्या में वो मारे जाते थे। और यही कारण था, देखिए कृषि के विकास के लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। कृषि के विकास के लिए कि कृषि में सुधार किया जाए, उन्नत बीज, उन्नत खाद वगैरह की व्यवस्था की जाए, इस तरह की बातें उन्होंने नहीं सोची। स्वयं किसान जो थे वो बेचारे, उनको खाने के लाले पड़े थे, तो उत्पादन में वृद्धि की बात वो भी नहीं सोच पा रहे थे। न तो उनमें शक्ति थी, न सामर्थ्य था कि किस प्रकार वो संरक्षण के अभाव में उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करें। तो सरकार ने कृषि की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और लगान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। एक तरह से उसको जटिल से जटिल ही बनाते चले गए। तो भारत में आधुनिक, अब हम व्यापार के बाद जो है, कृषि के बाद माफ़ कीजिएगा, उद्योग
खास करके जो दस्तकारी उद्योग था और भारत के जो गृह उद्योग थे, भारत के जो शिल्प वगैरह थे, उनके ऊपर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, कृषि और उद्योग। तो भारत में आधुनिक सूती कपड़ों के कारखाने की स्थापना का युग 1854 से प्रारंभ होता है। इस वर्ष 3 सूती कपड़ा मिल, जेम्स लैंडन की भड़ौच काटल मिल, CN दावर की तारदेव काटल मिल और मानक जी पैटिट की ओरिएंटल मिल ये स्थापित की गई। 1817 में कलकत्ता के पास सबसे पहले बावरिया मिल की स्थापना फर्ग्यूसन एंड कंपनी द्वारा की गई थी, पर 1840 में यह मिल बंद हो गई। इसी तरह 1829 में कलकत्ते के पास फोर्ट ग्लेस्टर मिल चालू की गई। तो मित्रों 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। एक चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतया रोक लगा दी गई एक चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1820 से 40 के मध्य भारत से निर्यात होने वाले सामान थे कच्चा रेशम, अनाज, कच्चा सूत, अफीम, नील, जूट या जिसे पटसन कहते हैं, पटुआ भी कहते हैं, इत्यादि। और भारत में चाय, कॉफ़ी, बीमा, जहाज रानी, विदेशी विनिमय बैंक आदि ने विदेशी पूंजी को आकर्षित किया। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग जो है बहुत सारे जो आर्थिक जो मैंने शुरू में आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, हम लोग उनके बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, संचार साधनों के बारे में, रेलवेज वगैरह के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये अवश्य है कि बीच बीच में व्यस्तता के कारण थोड़ा मैं वीडियो कम बना पाता हूँ, लेकिन आप देखिए, आपको देखने के लिए बहुत सामग्री है। 402 ये वीडियो नंबर 402 है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनका लाभ उठाइए। और फिर मिलते हैं जल्दी ही इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ। नमस्कार, शुभ दिवस।